हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज जो हमें डिस्कस करना है वो फिर से आपकी क्लास 10th का ही एक टॉपिक है। टॉपिक बोलूँ या मैं बोलूँ कि आज हमें क्वेश्चन आंसर सीरीज करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे अनसोल्व हैं। आज हम उनको सोल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट आ चुके हैं, 4 वीडियोज आ चुकी हैं। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लो एक बार जाके, क्योंकि तभी आपको ना फिर ये यहाँ पे समझ आएगा। क्योंकि ऐसे आंसर तो आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन हमने जो बेसिक चीजें समझी है इस चैप्टर को लेके, पहले एक बार वो समझ लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आना। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, आपको दे रखा है एक ये ना छोटी सी टेबल दे रखी है। ठीक है, इसमें हमने जो पढ़ा है बस वो आपको ना थोड़ा सा रिकॉल कराया है कि व्हाट यू हैव लर्न, कि भाई केमिकल एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और उनके फिजिकल स्टेट्स को सिंबॉलिकली। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो चलो मैं ही पढ़ा देती हूँ, आप लोग आलसी हो, पढ़ोगे भी नहीं वरना, है ना। तो फर्स्ट देखो कि जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। उसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं एंड आपकी फिजिकल उनकी स्टेट्स होती है सिंबॉलिकली। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं ताकि नंबर ऑफ एटम्स ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन वो क्या रहे, सेम रहे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सिंगल सब्सटेंस हमें दे देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस आपका डिकम्पोज होता है और वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस दे देता है। फिर वो रिएक्शंस भाई कि जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसमें आप हीट देते हो या वो बाहर से एब्जॉर्ब कर लेती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जब कोई एलिमेंट डिस्प्लेस करता है अनदर एलिमेंट को अपने कंपाउंड से तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब दो डिफरेंट एटम या ग्रुप आपस में एक्सचेंज होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब रिएक्शन में एक इनसोल्युबल सोल्ट बनता है। ठीक है, और ये कब होती है प्रेसिपिटेशन भी, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही होती है। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ रखा है। फिर रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फिर रिएक्शन में या तो अगर कोई एलिमेंट में बोलूं कि अगर वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा अपने ऊपर तो हम बोलते हैं कि भाई उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में ऑक्सीडेशन को हम ये भी बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है ना, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो ये सारी चीजें तो अब मैंने आपको देखो डिटेल में बता रखी है, तो मेरे से आप लोग उम्मीद मत करना कि मैं अब फिर यहाँ पे एक चीज समझाऊं, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके देखो, और जब आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे, है ना। तो आपको पढ़ना चाहिए, तो डेली करना, डेली पढ़ लिया करो। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें उन्होंने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कैसे, क्योंकि देखो आप ऑप्शन ए बी सी ऑल। ठीक है, तो चलो चेक करो। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेड ऑक्साइड। क्या दे रखा है, लेड ऑक्साइड। तो ये देखो क्या है, लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड में यहाँ पे लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। यहाँ पे आप लेड को देखो, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, उसके ऊपर 0 चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर कितना है, +4 चार्ज। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो लेड है, लेड आपका +2 से चेंज हो रहा है किसके अंदर, 0 के अंदर। तो अगर वो +2 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। एक तो मैं ये बोल सकती हूँ। दूसरा देखो आप यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन था लेड के पास, अब वो प्रोडक्ट साइड नहीं है, मतलब क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब लेड का हुआ है रिडक्शन। लेड का हुआ है, लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बन की, यहाँ पे कार्बन था अकेला लेफ्ट में, राइट में उसको मिल गया ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर तो ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, और जब ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने पहले इनके ऊपर चार्ज क्यों लिखे। देखो ये भी एक तरीका होता है
निकालने का कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन को देख के, तो फिर आप इनके ऊपर निकाल लो कि कितना ओवरऑल चार्ज है या कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको शुरू से बताऊं एक बार फिर से, चलो, कि लेड में लेफ्ट में ऑक्सीडेशन था, राइट में इसके पास नहीं था, तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लेफ्ट में कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, राइट में आया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो एक तरीका तो होता है फिर ये कि आपने ऑक्सीजन को देख के बता दिया, है ना, लेकिन एक और तरीका होता है जो मैंने पहले लिखे थे ना स्टार्टिंग में, ये चार्ज की +2 और ये सब मैंने कैसे लिखा है ना, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। देखो आपके पास है यहाँ पे PbO, ठीक है, अब मुझे लेड के ऊपर निकालना है कि कितना चार्ज है या कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जिसके ऊपर निकालना है उसको आप क्या मान लो, x, क्या मान लो, x मान लो। तो अगर मैंने लेड को x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, किसका है, ग्रुप नंबर 16 का, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, क्योंकि अगर ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 लेगा, तभी इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। तो x प्लस ऑक्सीजन का चार्ज लिख दो -2, जो किसके बराबर है, 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जब ये +2 राइट में जाएगा, -2 राइट में जाएगा तो बन जाएगा +2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाते हैं यहाँ से, +2, मतलब लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो कितनी है, +2 है, कितनी है, +2 है। तो मैंने यही लिखा था कि लेड ऑक्साइड में कितना है, +2 है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली लेड है, खाली लेड है, अगल बगल में तो इसके कोई कुछ है नहीं है, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है, तो +2 से किस में जा रहा है, 0 में। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो आपने दोनों तरीके से समझ लिया क्या हो रहा है, PbO का रिडक्शन ही हो रहा है। फिर ऐसे मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन अकेला है तो अभी इसके ऊपर है 0 चार्ज, लेकिन अगर हम बात करें CO2 के अंदर, कार्बन के ऊपर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप मान लो कार्बन को x, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने बताया था कितना होता है चार्ज, -2, तो -2 × 2 = 0, तो x प्लस माइनस इज माइनस, -4, 2 2 = 4 = 0, तो x की वैल्यू राइट में जाके कितनी हो जाती है, +4। अब देखो 0 से किस में जा रहे हैं, +4 में, और यही मैंने लिखा था। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग जैसे भी छोटे बच्चे हो 10th क्लास वाले, तो आप ऑक्सीजन से भी निकाल सकते हो, बट क्योंकि ना फिर अब आगे आपके 2-3 महीने हैं, है ना, फिर आप बड़े बच्चे बन जाओगे, क्लास 11th में आ जाओगे, तो फिर आपको ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने बताई, फिर आपको ना ऐसे निकालनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में, फिर आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी, फिर आपका एक चैप्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें आप ऐसे निकालोगे x मान के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो फिर उससे रिलेटेड आसपास की जो चीजें है ना वो भी साथ ही पढ़ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे आप अगर सिर्फ ये पढ़ के छोड़ दोगे ना, फिर आपको ये भी लग सकता है कि भाई हमने तो ऐसे पढ़ा था, अब ये ऐसे कैसे हो गया, तो यही प्रॉब्लम होती है। अभी तो हम सिलेबस के चक्कर में आधे से ज्यादा चीजें छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है ना, और फिर हमें बाद में बुरा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा एकदम से कहाँ से क्या आ गया। तो थोड़ा पढ़ो, पर थोड़ा ऐसा पढ़ो कि उसे तरीके से पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से एक चीज देखी कि PbO का क्या हुआ है, इसका रिडक्शन, और कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट को देखो, इन्होंने बोला लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, आप इसमें क्या बोला कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और आप लोग इसको देख के कूद के पढ़ोगे कि हाँ मिल गया हमें तो पहला आंसर, ये तो सही है, ऐसे बोलोगे ना, ये तो सही है। अच्छा, बी को देखो, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये भी सही है, पर मुझे ये बताओ ये कैसे सही है। इन्होंने देखो ध्यान से पढ़ो, दिया हुआ है लेड का हो रहा है रिडक्शन, आप बोलोगे हाँ लेड का ही हो रहा है, पर नहीं, लेड का नहीं, लेड ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होके ही तो वो हमें लेड दे रहा है ना। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तब उसने लेड दिया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि लेड का रिडक्शन हो रहा है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही देखो CO2 का ऑक्सीडेशन, CO2 का कहाँ हुआ ऑक्सीडेशन,
कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और उस फिर ऑक्सीडेशन के बाद उसने हमें क्या दिया है, CO2। आई बात समझ में? तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू की दोनों की दोनों स्टेटमेंट उन्होंने हमें गलत दे दी। अब थर्ड देखो कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब अच्छी बात बोली, देखो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, सी एंड डी, बट पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है आपकी ए एंड बी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना है, 1। बताओ, इतनी बात आपको पल्ले पड़ी, क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपके पास है Fe2O3 जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और ये चीजें हमने अब तक पढ़ ली है। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ करा रही हैं तो हमें यहाँ से मिला Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, अब आपसे पूछिए कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट का। आप देखो कि ये जो Fe2O3 था और साथ में एल्यूमिनियम था, ये O3 किसके साथ आ गया, एल्यूमिनियम के साथ आ गया। ठीक है, किसके साथ आ गया है, एल्यूमिनियम के। या आप ये बोल दो कि Fe2O3 में से आयरन को रिप्लेस कर दिया किसने, एल्यूमिनियम ने। तो कुछ रिप्लेस हुआ है, ठीक है, लेकिन एक को करा है, एक से ज्यादा को तो नहीं करा। तो अगर एक को ही करा है तो इसलिए ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2 का डी वाला। बताओ आपको इतनी बात समझ आ गई क्या, बताओ जल्दी से, इतनी बात ठीक है क्या, ठीक है भाई। तो सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन डाइल्यूट HCl, जब डाइल्यूट HCl को आप लोग डालते हो आयरन फिलिंग्स के अंदर, आयरन की जो फिलिंग्स होती है उसके अंदर अगर आप HCl को डाल देते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाते हैं। हमारे पास है Fe प्लस HCl, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो FeCl अगर आप लोग लिखो, ये लिख सकते हो आप, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और प्लस H। अब ये चीज मैंने अब तक आपको कम से कम 3 से 4 बार तो बता दी है ना, क्या कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये अकेले नहीं रहते, डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, कारण होता है इनकी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे तो नहीं बैठेगा, ये अपना मुंह फुला लेगा, इसलिए आप इसको लिख दो H2, इसको खुश करना है जरूरी, लिख दिया H2। अब आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस करो, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। राइट में भी 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट में भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन अब क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 और राइट में कितना है 1, तो क्या करोगे, तो FeCl2 क्या कर दोगे, क्लोरीन को भी 2 आप लिख दोगे। ठीक है, आज ये बात समझ में। तो क्या बना है यहाँ से, देखो अब ऑप्शन पढ़ो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ऑप्शन 1 ही सही है। ठीक है, क्लोरीन गैस तो कहीं पे नहीं बन रही है, नो रिएक्शन, क्यों भाई, रिएक्शन तो होगी, आयरन सोल्ट बना, ना सोल्ट वोल्ट कुछ नहीं बना। तो थर्ड का क्या है, ए है ऑप्शन। ठीक है, अब बात ये भी है कि क्या FeCl2 जो हमने बनाया वो स्टेबल है, बताओ स्टेबल है क्या। तो अगर आपको चेक करना है स्टेबल है या नहीं है, तो FeCl2 में आप देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो कितनी है। ठीक है, आयरन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल लो। तो अगर आप यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कैसे निकालोगे, आयरन को x मानोगे प्लस Cl के ऊपर -1 चार्ज, 2 के ऊपर -2 इक्वल टू 0। तो आयरन कितना आ गया यहाँ से, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और आयरन तो खूब रहता है +2 के अंदर, +2 के अंदर भी स्टेबल होता है और +3 के अंदर भी आयरन हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, तो FeCl2 यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 में है। ठीक है जी, इतनी बता दो, आपको बात क्लियर है क्या आपके सवाल नंबर 3 तक। ठीक है, बता दो मुझे इतनी बात क्लियर है क्या। इसके बाद फिर हम क्योंकि जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो चलते हैं, चलो अब लोग हम हो जाओ तैयार क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया सही से तो नहीं लग रहे होंगे,
और अगर चैप्टर के बीच में पढ़ते हुए रील्स देखी हैं तो फिर दिमाग होगा आपका रील्स में, तो आपको चैप्टर समझ नहीं आया होगा। अब बता दो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ये आपका थ्योरेटिकल है। सबसे पहली बात, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये मैं बोलूँ कि जो एटॉमिक मास होता है रिएक्टेंट का वो बराबर होता है किसके, एटॉमिक मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जो फॉलो होना चाहिए हर एक रिएक्शन के अंदर। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो जब आप ना तो क्रिएट कर पा रहे हो ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास आपने रिएक्टेंट का डाला था ओवरऑल आपको प्रोडक्ट का भी उतना मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब आप अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो फोर्थ को हो गया है ये। अब जो बच्चे ये बोलते हैं कि हमें ये अंग्रेजी की लाइनें लिखनी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना, आराम आराम से मैं बोल दूंगी। लिखो, अ बैलेंस इक्वेशन, अ बैलेंस इक्वेशन इज द वन, a balance equation is the one in which number of different atoms, in which number of different atoms on both the reactant and product sides, on both the reactant and product sides are equal. Balancing the chemical equation, balancing the chemical equation is necessary, is necessary for the reaction, or the reaction should obey the law of conservation of mass. For the reaction should obey the law of conservation of mass. Balancing the chemical equation, balancing the chemical equation has no defined method, has no defined method and is purely a trial and error attempt. ये प्योरली क्या होता है, ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट होता है, जिसमें आप ट्रायल लगा लगा के देखते हो। आपको एकदम नहीं पता कि सपोज करो मैंने कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी है, आपको एकदम नहीं पता कि रिएक्टेंट साइड पे स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, प्रोडक्ट पे क्या होगी। स्टोइचियोमेट्री जो मैं लिखती हूँ 2, 3, 4 वो सब, ठीक है, तो आपको नहीं पता, आपको पहले ट्राई करके देखना पड़ेगा। एक एक को उठाओ और हिट एंड ट्रायल मेथड आप यहाँ पे लगाओ। आ रही है इतनी बात समझ, ठीक है, तो फोर्थ हो गया। आगे बात समझ में, तो आप ना ये लिख लेना, ठीक है, आप ये लिख लेना, मैंने इसलिए आराम से बोल दिया था। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे कि ट्रांसलेट करो फॉलोइंग स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के अंदर। आपको स्टेटमेंट्स को केमिकल इक्वेशन के अंदर बदलना है और फिर उनको बैलेंस भी कर देना है, तो कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने तो ये सब सीख रखा है ना। तो चलो अपनी कॉपी में साथ साथ करना ये सब आप। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन कहीं पे आएगा, हम लिखेंगे H2, रीजन है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो H2 गैस कंबाइन करता है किसके साथ, N2 गैस के, और क्या दे देता है, अमोनिया। क्या दे देता है, अमोनिया, ठीक है। तो क्या दे रहा है ये आपको, अमोनिया। आई इतनी बात समझ में। अब आप इसको एक बार बैलेंस करके मुझे बताओ कि क्या ये बैलेंस फॉर्म है, ठीक है, बताओ आप मुझे क्या ये बैलेंस फॉर्म है। तो लेफ्ट में आप देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 2, राइट में हाइड्रोजन है 3, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो, क्योंकि ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो। तो इसको मैंने 3 लिखा, इसको मैंने 2 लिखा। अब हाइड्रोजन इधर भी 6 और भैया आपके इधर भी 6, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। आई इतनी बात समझ। अब इधर देखो N2 कितना है, लेफ्ट में 2 और राइट में भी कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, बस बात खत्म, मजे आ गए, होगी है ना, केमिकल इक्वेशन आपके खत्म। तो फर्स्ट वाले को हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ तो वो आपको देगा अमोनिया, ठीक है। और वैसे मैं आपको एडिशनल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं, ये एक प्रोसेस होता है जब ये नाइट्रोजन
ऐड होता है, मैं बोलूँ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया जो बनता है एक प्रोसेस होता है हेबर्स प्रोसेस। कौन सा होता है? हेबर्स प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए। आती है बात समझ में? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए क्या होता है? हेबर्स प्रोसेस ये होता है। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप लोगों को पीछे से आवाज आ रही है बाइक की, तो भाई ये पता नहीं लोग बाग इतनी तेज तेज हॉर्न क्यों बजाते हैं, पर चलो ठीक है। तो आ गई बात समझ? फिफ्थ का हुआ ना ए वाला। अब आप आ जाओ बी वाले पे। ठीक है। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S गैस है ये। ठीक है। ये बर्न कर रही है एयर के अंदर। किसके अंदर? एयर के। अब एयर बोल दिया मतलब ऑक्सीजन कहना चाहते हैं, है ना। और क्या दे रहे हैं? टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ से ये आपको वाटर भी दे रही है और साथ में ना सल्फर डाइऑक्साइड भी दे रही है। ठीक है। तो ये हमें ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो H2S की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो वाटर दिया और सल्फर डाइऑक्साइड दिया। तो अब कर लो आप बैलेंसिंग। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन के भी, तो पहले किसी को भी बैलेंस कर लो। लेफ्ट में देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। ठीक है। राइट में भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है इधर? लेफ्ट में ऑक्सीजन है 2, और जो राइट में आपके पास कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन को देखना है। किसको देखना है हमें? सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को देखना है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, देखो इधर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है राइट में, और लेफ्ट में कितने हैं? 2। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अब कितने हो गए? लेफ्ट में हो गए हैं 6 ऑक्सीजन। अब राइट में 6 कब बनेंगे? मैं कहाँ पे मल्टीप्लाई करूं? राइट में 6 कब बनेंगे? मैं कहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करूं? ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 3 की, अगर मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दूं राइट में, तो 3 2 6 और 1 7, फिर 7 हो जाएगा। तो गड़बड़ है, मैं कर नहीं सकती। तो मैं एक काम कर लूँ ना कि मैं यहाँ पे भी 2 से कर दूं और यहाँ पे भी 2 से कर दूं, क्योंकि 2 2 4 और 2 ये, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। बताओ सही बोला क्या मैंने? है ना। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको हमेशा, इधर तो है इवन नंबर, यहाँ पे ना आपको ओड ही मिलेगा कि आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे इधर। ठीक है। आप 2 से करोगे या आप ओड से भी करोगे, तो डबल करोगे तो आपको उसका इवन ही मिलेगा ना। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी नंबर से, तो आपको उसका डबल मिलेगा, और फिर साथ में ऑक्सीजन ये भी बैठा हुआ है। ठीक है। तो आपको हमेशा ओड नंबर ही मिलेगा, इसलिए दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, ताकि ये बैलेंस हो जाए। बता दो इतनी बात आपको अच्छी लग रही है मेरी? ठीक है। और मैं इसको ना थोड़ा सा साफ सा मतलब अच्छे से लिख दूं यहाँ पे, ताकि फिर आप लोग मेरे पे चिल्लाओ ना बाद में। लिख दूं ना साफ साफ एकदम? ठीक है। तो अब देखो यहाँ से फिर 2 वाटर लिख सकती हूँ मैं, N2 लिख सकती हूँ SO2। अब देखो 4 ऑक्सीजन ये और 2 ये राइट में, कितने हो गए? 6, और 6 हो गए यहाँ से। तो ऑक्सीजन का काम इस खत्म। हाइड्रोजन देखो, अभी अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन तो बढ़ेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन 4 हो गए, तो आप 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ साथ सल्फर भी 2 है, और राइट में तो 2 थे ही, तो ये भी बैलेंस हो गए। तो आगे बात समझ में? तो बी का करेक्ट ऑप्शन, मैं बोलूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है। लिख लेना आप लोग साथ के साथ, या फिर वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना। चलो अब इसके बाद अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि कौन सा है? अब 6 वाला है। कौन सा है? जो कि अब 6 वाला है। ठीक है। तो 6 वाले में देखो आपको करना क्या है। तो 6 वाले में बैलेंस करनी है हमें फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। क्या करना है? बैलेंस करना है फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को। आ रही है इतनी बात समझ? तो बैलेंस के लिए देखो, सबसे पहले आपके पास है नाइट्रिक एसिड, उसकी रिएक्शन आपने कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसने कैल्शियम नाइट्रेट दिया, प्लस का क्या दिया है यहाँ पे? वाटर दिया है। ठीक है। तो अभी ना मैं क्या करूंगी कि बैलेंस वाले में से आपको 1-2 करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, बाकी मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले अच्छा बैलेंस करो। लेफ्ट में देखो आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं। तो लेफ्ट में अभी हमारे पास है कितने हाइड्रोजन? एक तो ये है हाइड्रोजन HNO3 के अंदर, और 2 हाइड्रोजन ये है OH के साथ। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट में? अभी मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। राइट में अगर मैं देखूं कितने हाइड्रोजन है,
सिर्फ 2 हैं, ठीक है। नाइट्रोजन लेफ्ट में 1 है, राइट में NO3 के पास कितने हैं, ये NO3 के ट्वाइस के पास 2 नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले जो समझ में आता जा रहा है वो कर लो कि आप HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि एटलीस्ट नाइट्रोजन तो मेरे बराबर हो जाए, है ना। लेकिन इसके चलते क्या हुआ कि हाइड्रोजन के नंबर बढ़ गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4, और राइट में कितने हैं, ये सिर्फ 2 ही हैं। तो आप क्या करो, उसको भी अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो चलो हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पे, 4, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक आसानी तरीका है जिसमें आप हर एक को बैलेंस करते चलो। तो अभी तक हाइड्रोजन बैलेंस और हमारे नाइट्रोजन भी क्या है यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, ये भी लेफ्ट में भी 1 है और कैल्शियम तो राइट में भी 1 है, ठीक है ना। अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 2 कितना है 6 और 2 ये, तो 6 ये और 2 OH वाले, तो कितने हैं टोटल 8 ऑक्सीजन है। वहीं पे अगर मैं इधर देखूं, इधर देखो आप, ये कितने हैं 3 2 6 ये और 2 ये, कितने हैं इधर भी 8 ऑक्सीजन है। बताओ इतना समझ आ रहा है क्या? तो ये देखो कितनी आसानी से हो गई बैलेंस, है ना। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं सवाल को, ठीक है, कि जो जो आप लिखते जा रहे हो साथ साथ बस उसको क्या करते जाओ, वहीं पे बैलेंस करते जाओ, ठीक है जी। अब आप इसका एक और मैं पार्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपसे नहीं होंगे, तो कुछ जबरदस्ती नहीं है, बस ट्राई कर लेना, ठीक है। ट्राई कर लोगे तो सही है, फिर अगर आप लोगों से नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। दोबारा से इस चीज के ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा ना कि क्या आपको समझ आता है या क्या नहीं आता। अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट, NaH रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू गिव Na2SO4 एंड वाटर। तो बैलेंस करो फिर से। अब अगर मैं लिखूं सोडियम लेफ्ट में कितना है 1, राइट में सोडियम कितने हैं 2 है, तो वही जो मैंने आपको बताया था, क्या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इधर भी लेफ्ट में भी 2 और राइट में भी 2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर तो लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, इसको फिलहाल छोड़ दो। अब आप हाइड्रोजन को काउंट कर लो, लेफ्ट में कितने हैं 2 तो NaOH के अंदर है और 2 H2SO4 के, तो टोटल कितने हैं 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2 वाटर के अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं इधर भी 4। अब अगर मैं ऑक्सीजन को काउंट करूं तो NaOH के अंदर कितने ऑक्सीजन हैं 2 और SO4 के अंदर कितने हैं 4, तो टोटल कितने हो गए हैं 6, ठीक है 6। इधर आप देखो SO4 के अंदर Na2SO4 के अंदर 4 है और ये वाटर के अंदर कितने हैं 2, तो इधर ऑक्सीजन कितने 6, तो हो गई ना बैलेंस। बस यही करना था, तो ये हो जाती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो है ना आसान, तो ऐसा आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आई इतनी बात समझ। अब आगे वाले बड़े आसान हैं, ठीक है, तो इनको भी आप ऐसे ही बैलेंस कर लोगे। आ रही है इतनी बात समझ, इनको भी आप ऐसे ही बैलेंस कर लोगे, ठीक है। तो देखो इधर NaCl क्या है, NaCl है AgNO3 के साथ क्या देता है AgCl एंड NaNO3। इसको देखो लेफ्ट में क्या है, चलो मैं करके दिखा दूं आप लोगों को ना, फिर चलो करके दिखा देती हूँ, है ना। अब लेफ्ट में देखो Na और राइट में देखो Na, तो एक एक है, ठीक है। Cl लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1, ये भी ठीक है। Ag लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1, NO3 ये तो चलो बैलेंस ही है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ डी वाले पे, बेरियम देखो लेफ्ट में 1 राइट में 1, ठीक है। क्लोरीन लेफ्ट में कितने हैं 2 राइट में है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो लगे हाथ, तो क्लोरीन हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन इधर देखो 2 है, इधर भी 2 है, SO4 इतना, तो बस ये भी हो गई बैलेंस। तो कितना आसान था बताओ मुझे, था ना आसान, ठीक है। तो ये इजिली हमने कर लिया है, आई बात समझ में, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी, ऐसे ही आप लोगों से भी हो जाएंगे जल्दी जल्दी। अब आप आ जाओ इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस नंबर 7 जिसमें करना क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, CO2 के साथ में, और ये देता है CaCO3 प्लस का वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का वाटर। अब करना ये है कि फिर से आपको इस अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो लेफ्ट में एक कैल्शियम है, राइट में भी एक ही कैल्शियम है, ठीक है। उसके बाद कार्बन लेफ्ट में भी एक
और राइट में भी एक कार्बन है। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन ये है और 2 ये है, टोटल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर मैं देखूं 3 ऑक्सीजन ये है और एक ये है, ऑक्सीजन कितने हैं, फिर से यहाँ पे भी 4 है। ऐसे में हाइड्रोजन की बात करूं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। मीन्स ये तो पहले से ही क्या है, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, ये क्या थी, बैलेंस हमारी केमिकल इक्वेशन थी। आई इतनी बात समझ। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है जिंक। जिंक प्लस क्या है साथ में, सिल्वर नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं AgNO3, और वो देता है जिंक नाइट्रेट एंड आपका साथ में सिल्वर। क्या देता है, जिंक नाइट्रेट एंड साथ में सिल्वर। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये जो मैंने लिखा जिंक प्लस AgNO3, ठीक है, तो AgNO3 लिखा और साथ में लिखा क्या है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट को मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक, तो ताकि बस ये न्यूट्रल हो ओवरऑल, इसलिए हम इनको ऐसे लिखते हैं। अब इधर देखो आप, एक जिंक लेफ्ट में, राइट में भी एक जिंक है। ठीक है, Ag लेफ्ट में एक, राइट में भी एक है, लेकिन इधर NO3 नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओवरऑल किससे कर देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सिल्वर भी 2 होंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ आई क्या आप लोगों को इतनी बात समझ, इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाओ अपने सी पार्ट पे, जो कि है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या है साथ में, कॉपर क्लोराइड, और ये देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। ठीक है, अब इसको भी हमें करना है फिर से क्या, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो, लेफ्ट में एक एल्यूमिनियम, राइट में भी एक एल्यूमिनियम है। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से कर दो, इधर 2 से कर दो, ताकि ओवरऑल इधर देखो क्लोरीन कितने हो गए, 6, और इधर भी क्लोरीन कितने हो गए हैं, 6। लेकिन यहाँ पे कॉपर 3 हो गए और यहाँ पे है 1, तो इसको भी कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये भी हमारा क्या हो जाए, बैलेंस। आई बात समझ में, तो बस काम खत्म हो गई, बैलेंस, ये भी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको थोड़ी सी स्पीड के साथ। अब नेक्स्ट देखो, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस का पोटेशियम क्लोराइड। तो करना क्या है, बेरियम क्लोराइड देखो क्या होता है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं K2SO4, और ये क्या देगा, बेरियम सल्फेट देगा, BaSO4 देगा, प्लस का पोटेशियम क्या देगा, क्लोराइड देगा। ठीक है, अब बताओ आई क्या इतनी बात समझ। अब लेफ्ट में क्या है, एक बेरियम, राइट में भी कितना है, एक बेरियम। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इसलिए मैं क्या कर दूं, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब इधर लेफ्ट में 2 पोटेशियम, राइट में भी कितना है, 2 पोटेशियम, बाकी सब बैलेंस है, तो ये भी आपकी क्या हो गई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बताओ इतनी बात आपको समझ आ रही है क्या। ठीक है, अब ये मत बोलना कि आपने इतनी स्पीड क्यों बढ़ा दी, मैंने इसलिए बढ़ा दी क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार हम वही चीजें कर रहे हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि ये आपको समझ आ रही होगी, है ना। बताओ इतना क्लियर है क्या। ठीक है, चलो अब आ जाओ आप इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। You write the balanced chemical equation for the following and then identify the type of the reactions in each case. ठीक है, अब क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इस KBr रिएक्ट करता है बेरियम आयोडाइड के साथ, तो BaI2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेरियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, आयोडीन के ऊपर होता है -1, तो +2 को -1 से न्यूट्रल नहीं कर सकते, इसलिए -2 हो जाए, ताकि ऐसे देखो इसके ऊपर +2 हो जाए, इसके ऊपर -2, और ये क्या हो जाए, न्यूट्रल। ठीक है, और ये क्या दे रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको फिर से क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने के लिए देखो, ब्रोमीन, अच्छा पोटेशियम लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1, इधर ब्रोमीन कितने हैं, 1, इधर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साथ साथ क्या बढ़े, पोटेशियम भी, तो इधर 2 से कर दो, इधर भी पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, लेफ्ट में भी राइट में भी। बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, आयोडीन 2, आयोडीन 2, हो गई ना बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिर से बैलेंस।
बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या आपको एक हर एक चीज। अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है जिंक कार्बोनेट। क्या है? जो कि जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, जो जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3 प्लस, अच्छा सॉरी, ये आपको आगे क्या करना है, क्या करना है आगे। अरे भैया आपने ये बात तो देखो पढ़ी नहीं कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, साथ में आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन से टाइप की ये रिएक्शन है हर एक केस के अंदर। ठीक है, उसके बाद ना टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है कि कौन सी है ये हर एक केस के अंदर, तो टाइप भी तो बताना था ना हमें यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस तो हो गई, लेकिन अगर देखो टाइप बताना है तो देखो पोटेशियम ब्रोमाइड लिख लो एक बार जल्दी से। KBr जब करेगा बेरियम आयोडाइड के साथ तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस का बेरियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान दो, क्या ये पोटेशियम के साथ क्या आ गया आयोडीन और बेरियम के साथ आ गया ब्रोमाइड, तो एक दूसरे को यहाँ पे और क्या कर दिया है इन्होंने, डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर जिंक कार्बोनेट प्लस, जिंक कार्बोनेट ने दिया है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया है? जिंक ऑक्साइड एंड क्या दिया है साथ में, CO2 दिया है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना था कि ये कौन सा टाइप है ना। तो चलो अब देखो सेकंड वाला कि जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 है और वो देता है जिंक ऑक्साइड प्लस का CO2। क्या देता है? जिंक ऑक्साइड प्लस का CO2। अब देखो क्या ये बैलेंस है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल बैलेंस है, हर एक चीज देखो यहाँ पे बैलेंस ही है। ठीक है, लेकिन कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, एक बड़ा सा रिएक्टेंट है जो हमें दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, तो कौन सा एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी पे आ जाओ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देता है HCl, ये भी हमने कर रखा है। H2 प्लस Cl2 क्या देता है? 2HCl। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंपाउंड जुड़ते हैं और हमें एक देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो किसका एग्जाम्पल है ये वाली? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या आप लोगों को? ठीक है, किसका एग्जाम्पल था ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब आ जाओ इसके डी पार्ट पे जो कि है मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे तो वो देगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस का हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड देगा और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। सबसे पहले बैलेंस कर लो, इधर देखो Cl 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, बाकी सब बैलेंस है ही, है ना। अब देखो आप कि मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद आ गया Cl के साथ, लेकिन एक ही आया, एक से ज्यादा तो नहीं आए, इसलिए एग्जाम्पल है किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बताओ इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ रही है क्या? ठीक है ना, तो हो गई ये इक्वेशन। अब क्वेश्चंस में हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि ऐसे आपकी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना, और ये चीजें हमने सारी पढ़ भी रखी है। तो अगर आप लोगों को 8th क्वेश्चन तक कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना। उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या बोला है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी हमने पढ़ ली थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन के दौरान या जिन रिएक्शंस में से हीट आउट होती है उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम बाहर से हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ सोर्स बाहर से हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो रिएक्शंस से हीट बाहर निकलती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और आपने जो एक्टिविटीज चैप्टर की 1.1 पहले ही देखी थी जिसमें हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उसमें क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी थी। उसके अंदर तो क्या था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जो दूसरी रिएक्शन थी आई थिंक वो 1.2 थी आपकी या 1.3, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देखी थी जब हमने जिंक ग्रेन्युल्स के अंदर HCl डाला था तो हमारा बीकर ना थोड़ा सा गर्म हो गया था। ठीक है, हल्का सा हमारा बीकर क्या हुआ था, गर्म हुआ था, हॉट हुआ था बाहर से। वो क्यों हुआ था? क्योंकि वहां से हीट क्या हुई थी? आउट। तो वो किसका एग्जाम्पल था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी था, रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको समझाया था कि हमें एनर्जी चाहिए इसलिए हम खाना खाते हैं,
है ना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वो आपका ब्रेकआउट हो जाता है ना, और हमें क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है। तो क्या था वो, रेस्पिरेशन। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या भी हो सकता है, रेस्पिरेशन भी हो सकता है। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है क्या। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल था कि जब हमने AGBR को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था। ठीक है, हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था। तो ये भी हो सकते हैं, और मल्टीपल ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी आप एग्जांपल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ। अब आप जो क्वेश्चन नंबर 10 पे कि व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है साफ साफ, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको हम फिर फर्दर यूज करते हैं बाकी प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, कि हमने बोला था ना कि हम खाना खाते हैं, फिर वो खाना सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेकआउट होता है, वहां से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो एनर्जी मिलती है फिर हम उसको यूज करते हैं फर्दर अपनी बॉडी के अंदर बाकी कामों के लिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक था क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या होती थी, आउट। आ रही है बात समझ। और ये हमने आई थिंक पार्ट 3 जो था इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। फिर से आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो 11th क्वेश्चन की व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेकआउट होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे रहा है तो उसको बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये अपोजिट कैसे है कॉम्बिनेशन के, तो आप खुद करके देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने डिकम्पोज करा तो इसने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दिया, लेकिन अगर आप इसको ऐसे उल्टा देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जब आपस में मिलेंगे तो क्या देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट देंगे। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट भी बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है क्या। यही आप एग्जांपल लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट वाला ही। ठीक है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। बताओ इतनी बात समझ आई क्या। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद क्या है देखो, तो यहाँ तक बताओ समझ आया क्या 11th तक। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अब आपने 12th वाले क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन क्या है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जहां पे आप एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, या फिर क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लिखे हीट वाली, तो हीट वाली क्या थी, तो FeSO4 को जब हमने हीट किया था, आयरन सल्फेट को जब हमने हीट किया था और उसने हमें क्या दिया था, फेरिक ऑक्साइड दिया था, प्लस SO2 दिया था, प्लस SO3 दिया था। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 3 में ही पढ़ा था ना इस चैप्टर के 3rd वीडियो के अंदर। जो हमने इसको हीट किया था तो इसने ब्रेक डाउन होके हमें ये दिया था जिसको हम बोल रहे थे रस्ट भी और हेमेटाइट भी। आया याद। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि ये डिकम्पोज हो गया, हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें दे रहा है ना। तो और किसके साथ डिकम्पोज करा रहे हैं हम इसको, हीट के साथ में। ये क्या है, हीट। तो ये एग्जांपल लिख लेना आप लोग हीट वाला। बताओ लिख लोगे क्या हीट वाले में ये। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है लाइट वाला। तो लाइट वाले में आप सनलाइट वाला लिख लेना कि 2AgCl को जब आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था तो उसने हमें Ag दिया था प्लस Cl2 दिया था। ये वाला लिख लोगे आप सनलाइट वाले के साथ। बताओ लिखोगे क्या। ठीक है, देखो ये सब आपको एक्चुअली में एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक चीज कराऊंगी, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। फिर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या लिख सकते हो आप कि NaCl के सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वहां पे आपको Na मिलेंगे और क्या मिलेंगे, Cl2 गैस मिलेगी। आई बात समझ में, सॉरी Cl2 क्या मिलेगा, आउट आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Cl2 आउट मिलेगा। तो बताओ इतनी बात समझ आई क्या यहाँ तक। ठीक है, तो ये आप इसमें सारे एग्जाम्पल चिपका सकते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी तरफ से भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख देना। अब बात आई नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशंस फॉर ईच। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जब एक किसी को डिस्प्लेस करेगा,
ठीक है। जब मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का दो कंपाउंड के अंदर। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होगा कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस को, और डबल में म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे आयंस का बिटवीन द टू कंपाउंड। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो डिस्प्लेसमेंट का और डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिखूं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैं जिंक की रिएक्शन करा दूं कॉपर सल्फेट के साथ तो वो देगा जिंक सल्फेट प्लस का कॉपर। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट एग्जांपल को लिख देंगे। ठीक है ना, आइए आपको इतनी बात समझ में। तो इसका एग्जांपल आप ले लो Na2SO4 प्लस BaCl2। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो BaSO4 बना प्लस क्या बना, NaCl बना। कितने बने, 2। ये मैंने पूरी बैलेंस करके ही लिख दी है ना। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो कि कैसे हुई है। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट ये कैसे हुई है। तो यहाँ पे ना आप एक चीज देखो कि ये आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, उससे पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, किसकी ले ली, कॉपर की। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ये जो सोडियम था सल्फेट के साथ ये तो चला गया Cl के साथ, और बेरियम क्लोरीन वाला चला गया सल्फेट के साथ। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे आयंस, तो इसलिए किसका एग्जांपल था ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई क्या। ठीक है, किसका एग्जांपल था ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है ना, उसके बाद अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें पूछा है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है, किसकी रिफाइनिंग में, सिल्वर की। ठीक है, रिकवरी हो रही है सिल्वर की सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं कॉपर मेटल से, मतलब कॉपर भी आएगा सिल्वर नाइट्रेट भी आएगा और वहां से मिल जाएगा हमें सिल्वर। तो कॉपर की रिएक्शन जब मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराऊंगी AgNO3 के साथ तो मुझे कॉपर नाइट्रेट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा यहाँ से, Ag। ये भी क्या है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ठीक है, तो इसमें जो मेरा Ag बन रहा है इसी की मेरे को यहाँ पे क्या दिखानी थी, फॉर्मेशन। ये जो 2 लिखा है ये मैंने ऑलरेडी इसको बैलेंस करके लिख दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से बैलेंसिंग अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बताओ ठीक है ना इतनी बात। ठीक है, तो फिर ये भी एक्वस में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेशन लिख दी है इनकी, स्टेट बस लिख दी है। आई इतनी बात समझ में, इनकी मैंने स्टेट लिख दी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और आपको उसका एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की मैं आपको ना डेफिनेशन लिख के दिखा देती हूँ, लिख देती हूँ, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो when two solutions containing when two solutions containing soluble salt are combined, a double displacement reaction takes place। ठीक है, a double displacement reaction takes place in which ions are exchanged between the compounds when one such compound formed is insoluble। ठीक है, तो एक कंपाउंड में से बनता है जो क्या बनता है, इनसोल्यूबल बनता है, और वो क्या होता है, इज इन सॉलिड फॉर्म। और किसके अंदर होता है वो, इज इन सॉलिड फॉर्म, देन इट इज सेटल डाउन एट बॉटम। और फिर वो जो बॉटम होता है, आप टेस्ट ट्यूब या बीकर जो भी लेते हो उसमें क्या हो जाता है, सेटल डाउन
इन द बॉटम ऑफ कंटेनर, किसके अंदर, बॉटम ऑफ कंटेनर के। ठीक है, तो एक बात तो समझ आई कि प्रेसिपिटेशन जब होगा तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होगा। एग्जाम्पल देखो आप, Na2SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगी बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा बेरियम सल्फेट मिलेगा, जिसके व्हाइट पीपीटी होते हैं और ये होता है इनसोल्यूबल और बॉटम पे बैठा रहता है। इसलिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन साथ में इसमें क्या हुआ, प्रेसिपिटेट भी बना, तो व्हाइट पीपीटी, इसलिए इसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। तो जब दो सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल सोल्ट को कंबाइन करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिसके अंदर आयंस एक्सचेंज होंगे, है ना। इस और इनमें क्या होगा, इस तरह के कंपाउंड में एक आपको सॉलिड फॉर्म मिलेगी जो नीचे सेटल डाउन मिलेगी, जो एक्चुअली में प्रेसिपिटेट्स होंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक्सप्लेन करना है गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को। तो ऑक्सीडेशन में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मैं बोल सकती हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की बात की है तो मैं उतना ही लिखूंगी, ऑक्सीजन की ही बात इन्होंने पूछी है। अब आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो ऑक्सीडेशन का। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन होगी किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी एडिशन होगी, ऑक्सीजन की। अब देखो कॉपर की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया हमने, 2Cu प्लस O2 के साथ 2CuO होगी ना ये इक्वेशन बैलेंस। तो किसकी थी ये, ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो या कोई और भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। दूसरा रिडक्शन में देखो, CuO को जब मैंने H2 के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर प्लस का वाटर मिला, ये एग्जांपल था रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया, फर्स्ट वाली में ऑक्सीजन क्या हो गया है, गेन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, चलो ऑक्सीडेशन का लगे हाथ, है ना। एक और देख लो कि 4Na की रिएक्शन, मतलब सोडियम की रिएक्शन आप O2 के साथ करा दो तो Na2O बनेगा। ये मैंने पहले से बैलेंस लिख रखी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आपका ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, बता दो इतनी ही बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, अच्छा इतना समझ में आया तो आप लोग मुझे बता देना यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्या बोला है कि आपके पास एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जो हीटिंग के बाद एयर की प्रेजेंस में ब्लैक हो जाता है, काला वो पड़ जाता है। तो आपको एलिमेंट बताना है X, और ब्लैक कलर का जो यहाँ पे कंपाउंड बना वो भी बताना है। अगर मैं इसको हीट करा रही हूँ तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना वो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब इसको बैलेंस करो, या तो हाफ O2 ले लो या फिर 2 कॉपर O2 के साथ लोगे तो 2CuO बनेगा। अब वो इच्छा है आपकी, ठीक है, कि आप कौन सी इक्वेशन लिखोगे, कोई भी लिख लो, दोनों ही क्या है अपने आप में बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है ना, तो जो जो आपका ब्लैक कलर यहाँ पे बना वो किसके कारण बना, CuO के, कॉपर ऑक्साइड के। बता दो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो बस यही पूछा था। तो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट होता है आपका कॉपर। ठीक है, ये है कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा बना है आपका, ब्लैक कलर का बना है। कैसा बना है, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ है हमारा यहाँ से खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आई बात समझ, तो धीरे धीरे हम आ रहे हैं बिल्कुल अंत में। बाजू आप क्वेश्चन नंबर 18 का आनंद लो। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, क्यों लगाते हैं पेंट, ताकि हम रस्टिंग को, जंग को रोक सके, जंग ना लगे। तो टू अवॉइड रस्टिंग वी अप्लाई द पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। आ रही है बात समझ में। और मैंने आपको बताया भी था पहले, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। अगर आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनते हो तो रस्टिंग या रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। क्या होता है भाई, Fe2O3। लिखो, ये आयरन है, ठीक है, क्या है ये, आयरन, लोहा। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जिसके ऊपर क्या होती है, रस्टिंग, जंग लग जाता है। ठीक है, तो जब ये आयरन एक्सपोज करते हो, ये एक्सपोज होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि आप इसको अगर खुला छोड़ते हो तो हमारे आसपास ऑक्सीजन होगी, मॉइस्चर होगा, वो इस आयरन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और एक Fe2O3 की, फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर सी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाना या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन,
जो कि आपको रेडिश सी एक दिखती है ना, जंग जब लग जाता है तब ऐसा होता है। तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं पेंट इन आर्टिकल्स पे, ताकि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए और फिर ऑक्सीजन या मॉइस्चर आके आयरन के ऊपर अटैक ना करे। हुआ ये क्वेश्चन भी क्लियर? ठीक है, फिर आ जाओ आप अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, जिसमें आपसे क्या बोला है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? जो ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स होते हैं आप उसको फ्लश करते हो नाइट्रोजन के साथ, क्यों क्यों करते हो? ठीक है, वाई, आप ऐसा क्यों करते हो, उसको नाइट्रोजन के साथ फ्लश क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट रेंसिड, आप उनको खराब होने से, रेंसिड होने से रोकते हो। टू प्रिवेंट देम बिकम रेंसिड, ताकि वो रेंसिड ना हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको अपने फूड आर्टिकल को जिसके अंदर ऑयल या फैट होता है उसको फ्लश कर देते हो नाइट्रोजन N2 गैस के साथ में। ठीक है, N2 के साथ में करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो होती है इनर्ट, तो वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ऑयल या फैट कंटेनिंग हमारे फूड के साथ में, है ना। तो अगर ये रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, तो ये कोई क्रिएट भी नहीं करेगी कोई लेयर, मतलब एक तरीके से ये अनरिएक्टिव इन्वायरमेंट बना देगी, ठीक है, हमारे फूड के आर्टिकल पे, ताकि उसके ऊपर कोई और अटैक ना कर सके और हमारा फूड ऑयल या फैट वाला खराब ना हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये अनरिएक्टिव क्या बना देती है, इन्वायरमेंट। अब अगर और आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स कंबाइन विद प्रेजेंट ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट, तो जो फैट या ऑयल कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, एक्चुअली में उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो अजीब ही टेस्ट के लगते हैं। तो ये सारी परेशानी ना हो हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग खाने के साथ, हम उसको फ्लश करते हैं N2 या फिर नाइट्रोजन के साथ, है ना। आपने भी देखा होगा कि आपके चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स आते हैं ये किससे फिल होते हैं, N2 गैस से ही होते हैं, रीजन हमने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब जंग लग जाना, शुद्ध हिंदी भाषा में कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। ये कब लगता है, जब आप मेटल को खुला छोड़ते हो एनवायरनमेंट के प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, यूजुअली मेटल्स में बोलूंगी क्योंकि मेटल्स पे हम लोग देखते हैं, तो यूजुअली मेटल दैट डिट्रोइट्स, मेटल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो खोखला हो जाता है। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज कई साल तक बाहर पड़ी रहती है तो जंग लगने के बाद ना वो कमजोर हो जाते हैं, डिट्रोइट्स खराब हो जाती है ड्यू टू द रस्टिंग। किसके कारण होता है ये सब, रस्टिंग के कारण होता है। ठीक है, तो यूजुअली मेटल दैट डिट्रोइट्स ड्यू टू द एक्शन विद वाटर एंड प्रेजेंट एयर या फिर ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। आई बात समझ में? तो ये फॉर्म कर लेते हैं एक रेडिश ब्राउन लेयर, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड भी, रस्ट भी। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ? तो ये था कोरोजन। और ज्यादातर इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हम देखते हैं लोहे के ऊपर, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो आयरन। अब रेंसिडिटी हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो रेंसिडिटी क्या होती है, लिखो चलो उसको भी लैंग्वेज के फॉर्म में। क्या होती है रेंसिडिटी? ठीक है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड स्टे ओपन इन एयर या फिर इन एटमोस्फियर फॉर लॉन्ग टाइम, देन दे गेट oxidized and become rancid, due to which their taste and their smell gets change। तो जिसके कारण इनका टेस्ट और इनकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसको आप बोलते हो रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी ज्यादातर आप देख लेना, आपने आलू की सब्जी बनाई बाहर छोड़ दी, रेंसिड हो गई। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैंने भी आलू खाए हैं तो इसलिए, बाकी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जो ऑयल और फैट कंटेनिंग आपके फूड आइटम का होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बताओ आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर है क्या? इस चैप्टर की मैंने सारी की सारी एक एक लाइन आपको पढ़ के दिखाई है लिटरली। ठीक है, साथ में एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, तो आप लोग बता देना आपको वीडियोस कैसी लग रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ के, बुरा लग रहा है, जैसा भी अपनी बस सही बात बताना। ठीक है,
तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को फर्दर शेयर भी करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे करो ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के साथ में।